सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? प्लान का क्या मतलब होता है? मैं एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू क्या होता है भैया, मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है वो, मोस्ट फिजिबल होता है वो, और सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। 10 साल लग गए सर प्लान बनाने में और कह रहे हो प्लान ही चेंज कर दो। तो ये 3 डायमेंशन जो है बाल को आपको पता होने चाहिए, ये स्ट्रेटेजी की है। यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। तो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हालचाल? नमस्कार 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 गाइस, मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस शानदार से सेशन के अंदर, जिसके अंदर गाइस मैं आपको करवाने वाला हूं प्लानिंग का पूरा वन शॉट। ठीक है जी, प्लानिंग का पूरा वन शॉट जो है आपको इसी लेक्चर के अंदर खत्म मिलेगा। तो कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है जी, ओके। और यकीन मानिए इतना मजा आएगा ना आपको, इतना मजा आएगा ना कि आप भी कहोगे हाँ सर कोई डिटेल्ड वीडियो आज मिली है। ठीक है, चलिए सर, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर बोल रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठना। चलो तो मेरे भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? आ जाओ। प्लानिंग का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले ये बताओ सर, प्लानिंग में से एक वर्ड निकलता है प्लान। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? प्लान का क्या मतलब होता है? हाँ जी, प्लान का क्या मतलब होता है सर? प्लान का मतलब होता है आइडिया। प्लान का मतलब क्या होता है? इस प्लान का मतलब होता है आइडिया। ठीक है जी। और ऐसे देखो, जब भी आप प्लान बनाओगे मतलब आप जो है नए नए आइडियाज अपने माइंड में लेकर आओगे। ठीक है, अब मान लो आपको गोवा घूमने जाने की प्लानिंग करनी है, तो आप आइडियाज लेकर आओगे, कैसे जाए भाई, कौन कौन जाएगा भाई, कब जाना है ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब भी आप प्लानिंग करते हैं आपके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं। ठीक है जी, ओके। और वो नए नए आइडियाज को जनरेट करने के प्रोसेस को, उन नए नए आइडियाज के बारे में सोचने के प्रोसेस को अपन प्लानिंग कहते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके। सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज। ये तो नाम से मतलब निकाला मैंने, ठीक है जी, ओके। ये नाम मतलब जो है मतलब निकाला गया, बिल्कुल नाम से मतलब निकाला गया। ठीक है जी, मैं इसे लिख के भी दिखा देता हूं गाइस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गई सर, थोड़ा बुक वाली डेफिनेशन की तरफ बढ़े क्या? आ जाओ सर, बुक वाली डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, देखो जब भी प्लानिंग की बात होगी तो हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में एडवांस में सोचेंगे। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इन सभी चीजों के बारे में गाइस एडवांस में सोचा जाएगा। और एडवांस में सोचने के प्रोसेस को ही हम लोग प्लानिंग कहते हैं गाइस। ठीक है, ओके। जैसे कि भाई क्या करना है, व्हाट टू डू, सर गोवा जाना है। ठीक है जी, हाउ टू डू, कैसे जाना है भाई, सर बाय कार जाएंगे। व्हेन टू डू, कब जाना है, सर 12th बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही। हु इज टू डू इट, कौन कौन जाएगा, सर सारे दोस्त वगैरह जाएंगे। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करना है। ठीक है जी, ओके। इन सभी चीजों को एडवांस में डिसाइड करने के प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। आ जाओ सर, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या क्या एडवांस में क्या डिसाइड करना है सर? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, what to do, how to do, when to do, and who is to do it, and who is to do it.
ठीक है जी। ओके, तो ये सारी चीजें एडवांस में ही सोच लेना, इसी को तो प्लानिंग कहते हैं भाई। जब भी आप प्लानिंग करोगे तो क्या करोगे, ये सारी चीजें पहले से सोच के बैठोगे, उसी सोचने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है जी, एक और डेफिनेशन पे आते हैं। देखो यार, जब भी हम लोग प्लानिंग करेंगे ना तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा। अब आप 12th की प्लानिंग करोगे ना तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, भैया 95% नंबर लाएंगे। ठीक है जी, एसआरसीसी में जाएंगे। तो ये क्या हो गया सर, जैसे ही आपने प्लानिंग करी आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। ठीक है, ओके, सीयूटी की प्लानिंग करोगे एसआरसीसी जाना है, 12th की प्लानिंग करोगे 95% नंबर लाना है। तो जैसे ही हम लोग प्लानिंग करते हैं हमारे सामने ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करता, प्लानिंग के अंदर हम लोग ये भी प्लान करते हैं, ये भी डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाएगा, वेज टू अचीव इट। ठीक है, ओके, मैं लिख के दिखाता हूं भाई। तो प्लानिंग के अंदर क्या होगा मेरे भाई, प्लानिंग के अंदर जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, और डिटरमाइनिंग द वेज टू अचीव इट, है ना। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं गाइस आप लोगों को। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do, and who is to do it. What to do, how to do, when to do and who is to do it. ठीक है जी, जब इन सभी चीजों को एडवांस में डिसाइड करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्लानिंग बोलते हैं। सो प्लानिंग, ओहो, ये वाली डेफिनेशन तो लिखनी नहीं थी, तुमने ऑलरेडी लिख दी भाई। ठीक है, ये वाली नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। क्या है कि मेरे माइंड में ना वो डेफिनेशन छप चुकी है, जब भी प्लानिंग आता है वो डेफिनेशन आती है, तो आपके माइंड में भी गाइस इस तरह से ही छपना चाहिए हर चीज। ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्लानिंग के बारे में लिखें एक डेफिनेशन तो आपके माइंड में छपी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा हर चैप्टर में करो आप। चलो, तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड determining the ways to achieve it. ठीक है जी, ओके, डन, क्लियर। चलिए जी, एक और डेफिनेशन देता हूं गाइस मैं आप लोगों को प्लानिंग की। आ जाइए सर। देखो, जब भी हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे, सर, ठीक है, तो हमारे सामने जो है दो सिचुएशंस आएंगी। कौन कौन सी? ठीक है जी, आ जाओ। अब सर जैसे मान लेते हैं ये दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है सर, मान लेते हैं रात के, देखो भैया अभी बज रहे हैं 6। ठीक है जी, ओके, शाम के 6 बज रहे हैं। शाम को 6 बजे मेरे पास एक फोन आता है मेरी मम्मी जी का कि बेटा रात को 10 बजे क्या खाएगा। ठीक है जी, रात को 10 बजे क्या खाएगा। तो शाम को 6 बजे मेरे पास फोन आता है कि रात को 10 बजे क्या खाएगा। तो मैं, मम्मी 6 बजे प्लान कर रही हैं कि 10 बजे तक कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है जी, अब मैंने बोला मम्मी आज ना बारिश का मौसम है, देखो कड़ी पकौड़ा बना दो, कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़ा क्या हो गया, मम्मी के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। अब मम्मी प्रेजेंट में खड़े होकर सोचेंगी कि 10 बजे तक कैसे कड़ी पकौड़ा रेडी करना है, कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। मतलब जो 6 बज रहे हैं भाई, ये क्या है सर, ये है प्रेजेंट पोजीशन। क्या है सर, दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। और रात के 10 बजे तक बना दूंगा, दिस इज द फ्यूचर
पोजीशन। तो रात शाम को 6 बजे हम ये सोच रहे हैं कि रात के 10 बजे तक क्या करना है, प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग का तो काम यही है, प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर के बारे में सोचना। सर 12th की स्टार्टिंग में आपने सोच लिया था कि 12th के एंड में आपको क्या अचीव करना है, तो प्लानिंग आपकी क्या हेल्प कर रहा है? सर प्लानिंग जो है इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो गैप है, हाँ जी, प्लानिंग जो है इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो गैप है उस गैप को कम करने का काम कर रहा है, उस गैप को रिड्यूस करने का काम कर रहा है प्लानिंग। और यही डेफिनेशन है मेरे भाई, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन। और ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आएंगे, मैंने अपने शौक के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए। प्लानिंग इज अ process of reducing the gap between present position and future position. Planning is the process of reducing the gap between present position and फ्यूचर पोजीशन। ठीक है जी, तो प्लानिंग जो है मेरे भाई प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन के गैप को कम करने का प्रोसेस है। ठीक है जी, ओके। चलिए एक डेफिनेशन और है सर, प्लानिंग जो है ना यार एक जाल की तरह होता है। प्लानिंग क्या है जी? प्लानिंग गाइस एक जाल की तरह होता है। ठीक है जी, जो फ्यूचर को उसके अंदर है ना, फ्यूचर को ट्रैप कर लेता है। तो कई बार डेफिनेशन गाइस क्या बनती है कि प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। फ्यूचर को अपने जाल में फंसा लेता है। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर को अपने जाल में फंसा लेता है। तो प्लानिंग इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, एक ऐसा जाल जो फ्यूचर को कैप्चर कर लेता है। ठीक है जी, ओके। छोटी सी लाइन है, मैं यहां पर लिख देता हूं गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, प्लानिंग is a trap to capture the future. ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी, पक्का है जी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो ये होगी मेरे भाई सारी डेफिनेशन एक करके रीड करते हैं मैंने। सर ये रहा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, है ना। इन सभी चीजों को एडवांस में डिसाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप, रिड्यूस द गैप बिटवीन द प्रेजेंट पोजीशन एंड द फ्यूचर पोजीशन गाइस। ठीक है, चलिए तो ये था मेरे भाई मीनिंग ऑफ जो है प्लानिंग का मतलब, डेफिनेशन सब कुछ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब बढ़ते हैं हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस की तरफ। ठीक है जी, ओके, प्लानिंग का प्रोसेस। और यकीन मानिए मैं एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू आपका पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक ही एग्जांपल को पकड़ के इतना खींचेंगे कि एक ही एग्जांपल से पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाए। ठीक है जी, ओके। चलो तो सर जब मैं 11th क्लास में आया ना, मतलब 10th क्लास में तो मेरे 9.2 सीजीपीए थे, सीजीपीए चलता था हमारे टाइम पर। तो मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूं गाइस, ठीक है जी। और ये बातें जो बताने जा रहा हूं, जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इनका वास्तविक जीवन से पूरा लेना देना नहीं है। ठीक है, थोड़ी बातें काल्पनिक भी हैं। चलो तो कहने का मतलब क्या है सर, 10th क्लास में मेरे 9.2 सीजीपीए आए और 11th क्लास में जो है मेरे आए 64 पॉइंट समथिंग आए। अब यार जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन हमारे कोई परिवार में सबसे जो पढ़ाकू इंसान होते हैं, या तो वो खुद घर पे आ जाते हैं या उनका फोन आ जाता है और घर वालों को लगता है भाई ये जो बंदा है ना, ये बहुत पढ़ाकू बंदा है, इससे जाके बात कर तू। और मेरी उनसे बात कराते हैं, वो भैया कहते हैं कि यार ये क्या मतलब है 10th क्लास में 9.2 सीजीपीए बनी तेरी, ऑलमोस्ट 90%। ठीक है जी, ओके। और अब तेरे जो है नंबर यहाँ पर खराब आ रहे हैं,
64% नंबर आए, क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा भैया कुछ नहीं भैया, वो ऐसे वैसे। तो वो अगले दिन घर आ गए। अच्छा, 30 मार्च को रिजल्ट आया था मेरा, है ना, 11th क्लास का, और 1 अप्रैल को मैं 12th क्लास में आ गया। तो उस दिन भैया घर पे सुबह सुबह आ गए, कह रहे आओ चल तुझे घुमा के लाता हूं। मुझे घुमाने ले गए भाई, मुझे ले गए नॉर्थ कैंपस। ठीक है जी, नॉर्थ कैंपस में उन्होंने मुझे हंसराज कॉलेज दिखाया, उन्होंने मुझे करोड़ीमल कॉलेज दिखाया, ठीक है जी, ओके, मुझे हिंदू कॉलेज दिखाया, फिर ले गए एसआरसीसी। कहां ले गए गाइस? एसआरसीसी ले गए। मैंने बोला भैया ये कौन सा कॉलेज है? कहने लगे एसआरसीसी। मैंने बोला भैया कितने परसेंट पे एडमिशन होता है? कह रहे कम से कम 95%। हमारे जमाने में 95 पे लब लब हो जाता था, ठीक है जी, ओके। तो मैंने बोला भैया ये 95% नंबर ही लेके आऊंगा मैं, अब मुझे एसआरसीसी में ही जाना है, ठीक है, 95% नंबर लेकर आऊंगा और उसके बाद एसआरसीसी में जाऊंगा। अब एक बात बताओ गाइस, ये क्या है? याद करिए, प्लानिंग में सबसे पहले क्या होता है सर? ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है। तो भैया मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि 95% नंबर लाएंगे, एसआरसीसी में जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेट। लेकिन सर सवाल ये है, अच्छा पहला स्टेप हो गया, एक बार देख लेते हैं गाइस, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहला स्टेप जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, ठीक है जी। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है प्लानिंग के प्रोसेस का, वो क्या है जी? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज द एंड पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव्स बाल को हमेशा एंड पॉइंट्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव हमेशा एंड पॉइंट्स होगा। मतलब सर देखो, जो आप कर रहे हो, जो आज आप कर रहे हो, उसके एंड में जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उस एंड पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सर अभी आप 12th क्लास में हो, 12th के एंड में आप 95% नंबर लाना चाहते हैं। सर सीयूटी स्टार्ट करोगे, सीयूटी के एंड में आप अच्छे नंबर लाके एसआरसीसी जाना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा मेरे भाई एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव्स हमेशा जो है हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी, ओके। तो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज द एंड पॉइंट्स दैट मैनेजमेंट वांट टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशन। मैनेजमेंट अपने ऑपरेशन से जो एंड में अचीव करना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ओके। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मेरे भाई, कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए आप। कुछ एग्जांपल्स ले लीजिएगा इधर आप। हाँ जी, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि सर वो 95% नंबर लाना है, एवरीवन। हाँ जी, मैंने बोला 95% नंबर लेकर आना, ये क्या है सर? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है सर? जल्दी बताइए। हम्म, चलो जी। तो भैया देखो, ऑब्जेक्टिव बिजनेस वाले देने हैं, एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्टिव्स के देने वो बिजनेस वाले देने। 95% नंबर 12th क्लास में लाना चाहता हूं, ये बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे एक बिजनेस का एग्जाम्पल क्या हो गया सर? इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 10%, ये बिजनेस का एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव का। और क्या सर? इंक्रीजिंग सेल्स बाय 15%। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय 20%, ठीक है, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, डन है। चलो अब सर अपने वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। भाई 95% नंबर लाएंगे, एसआरसीसी में जाएंगे। मैं फर्स्ट क्लास एसआरसीसी देखा, घूम घमा के मैं घर आ गया। मुझे लगा भाई, मैंने कहा यार मेरे को लगता है कि मैंने अपने आप को अप्रैल फुल बना दिया है क्या? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यार जिंदगी में कभी 95% नंबर नहीं आए, इस साल ऐसा क्या कर दूंगा जो 95% नंबर आ जाएंगे। अब मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार 95% नंबर कैसे आएंगे? अब परेशान हुआ, परेशान होते होते भैया मैं घूमने चला गया। और मैं जब भी मैं परेशान होता हूं
तो मैं घूमने निकल जाता हूं। ठीक है, तो मैं घूमने चला गया, रास्ते में जो है एक बाबा जी टकरा गए। बाबा जी ने बोला कि भाई मैं तेरी परेशानी जानता हूं। मैंने बोला बाबा प्लीज उसका समाधान भी बता दीजिए प्लीज। तो कहने लगे समाधान जो है मैं पर्ची पे लिख के दे रहा हूं। ठीक है जी, पर्ची वाले बाबा थे, उन्होंने पर्ची पे लिख के दे दिया समाधान, में घर पर आया। ठीक है जी, ओके। और जब मैं घर पर आया तो मैंने चेक किया कि यार बहुत अच्छा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन उस पे लिखा हुआ था। ठीक है, मेरी मेरी परेशानी का। ठीक है, तो उन्होंने सॉल्यूशन लिखा था कि 7 से 8 घंटे अगर तुम डेली पढ़ते हो, 7 से 8 घंटे तुम अगर डेली पढ़ते हो, तुम्हारे 95% नंबर आ जाएंगे। मैंने बोला यार बाबा तो बहुत बड़े जीनियस है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। ठीक है, अब मैंने ठान लिया, मैं कहा भाई अब 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, 95% नंबर लाएंगे, एसआरसीसी में जाएंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे लगता है कि पर्ची वाले बाबा भी मुझे अप्रैल फुल बना गए। कैसे? ऐसे यार, डेली का मतलब क्या है? 365 दिन। भाई 365 दिन कौन पढ़ता है यार? आप बर्थडे वाले दिन पढ़ते हो? नहीं सर। दिवाली वाले दिन? नहीं सर। ईद वाले दिन? नहीं सर। वैसाखी वाले दिन? नहीं सर। और वो बुआ की शादी भी तो है इस साल, 7-8 दिन उसमें लग जाएंगे, फिर गांव भी जाना है। ठीक है, फिर अब वो हेडेक भी होगा, हेडेक हम लोगों को, है ना? तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है मेरे भाई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो 365 डेज पढ़ने वाला, ठीक है जी, 95% नंबर लाने वाला, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो पहले सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि 365 में से कितने दिन नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने मान लिया सर 65 डेज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, किसी भी XYZ अनसर्टेनिटी की वजह से मैं 365 में से 65 दिन नहीं पढ़ने वाला हूं। ठीक है जी, अब 65 दिन ना पढ़ने की वजह से मैं ये भी मान लेता हूं कि मुझे 5 से 10% का लॉस भी होगा। मतलब 65 दिन नहीं पढ़ूंगा तो मान लेता हूं कि 95 से 90% या 85% मार्क्स ही आने वाले हैं, क्योंकि मैं 65 दिन नहीं पढ़ूंगा। बाबा जी ने बोला 365 दिन पढ़ोगे तो जाके 95% नंबर आएंगे, लेकिन मैं 65 दिन नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे को 5 से 10% का लॉस होगा। अब सर सवाल ये है कि क्या 90% पे एसआरसीसी मिल जाएगा, 85% पे एसआरसीसी मिल जाएगा? अरे बर्थडे वाली फोटो लगा दूंगा ना साथ में बर्थडे वाली फोटो, केक मर्डर लिख के, है रिजल्ट 85% और बर्थडे वाली फोटोज, एडमिशन दे देंगे कि देखो सर मैं 65 डेज नहीं पढ़ पाया था, ठीक है जी, बर्थडे था मेरा, है ना। बुआ की शादी की फोटोज लगा दूंगा, है दिवाली वाली फोटो लगा दूंगा, दिवाली वाली दिया ऐसे ले रखा है मैंने, वो फोटो लगा दूंगा। मिल जाएगा एडमिशन? नहीं सर नहीं मिलेगा, ऐसा एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या उपाय है? उपाय बताओ, उपाय क्या है? सर उपाय ये है कि एक काम करते हैं ना सर, 7:30 से 8:30 घंटे पढ़ते हैं ना, आधा घंटा फालतू पढ़ते हैं ना सर, है ना। अब आधा घंटा अगर फालतू पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये 65 दिन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब आधा घंटा फालतू पढ़ना मतलब मैं अजम्पशंस क्रिएट कर रहा हूं, मैं अजम्पशन क्रिएट कर रहा हूं कि मैं आधा घंटा अगर फालतू पढ़ता हूं तो मेरे इन 65 दिन की जो कमी है, जिसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, वो कम किया जा सकता है। और यही अजम्पशंस क्रिएट करने के प्रोसेस को अजम्पशंस को प्रीमाइसिस बोलते हैं, और अजम्पशंस क्रिएट करने के प्रोसेस को मेरे भाई डेवलपिंग प्रीमाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, एक बार पढ़ के सुनाता हूं, पहले इस पे देख लो, इस पर देख लो। सर डेवलपिंग प्रीमाइसिस क्या है? डेवलपिंग प्रीमाइसिस मींस क्रिएटिंग अजम्पशंस टू रिड्यूस द लॉस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को कम करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस क्रिएट किए, और उन्हीं अजम्पशंस को हम प्रीमाइसिस भी कहते हैं, और पूरे प्रोसेस को डेवलपिंग प्रीमाइसिस कहते हैं। एक ही एग्जांपल देके पूरा प्रोसेस खत्म करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था, पूरा करके दिखाता हूं। आ जाओ सर। डेवलपिंग प्रीमाइसिस, सर प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर। प्लान जो है मेरे भाई फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, और फ्यूचर तो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब होता है मेरे भाई अनिश्चित। फ्यूचर अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Therefore, the manager is required to create certain assumptions.
इसीलिए मैनेजर को कुछ अजम्पशंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो रिस्क और लॉस ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सके। ठीक है, क्या कर सके सर? रिड्यूस कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल दू, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। बेड डेप्ट के लिए जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अजम्पशंस ही तो है लॉस के लिए। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे सर? एग्जाम्पल में लिखेंगे जनरल रिजर्व्स। फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करने के लिए हमने जनरल रिजर्व्स बना रखे हैं। ठीक है जी, ओके, और जनरल रिजर्व हो गया, अजम्पशंस नहीं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस हो गया, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख दो इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो फ्यूचर में होने वाले इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस के लिए हमने अभी से रिजर्व बना रखा है, उसको भी डेवलपिंग प्रीमाइसेस का ही पार्ट बोलते हैं गाइस। ठीक है जी, बैक टू आवर एग्जांपल गाइस। तो भैया अब तो तय हो गया है कि 7:30 से 8:30 घंटे पढ़ूंगा, 95% नंबर लाऊंगा, एसआरसीसी में जाऊंगा। मैंने किताब उठाई भाई साहब, मैंने पढ़ना शुरू किया अकाउंटेंसी, समझ में नहीं आ रहा। मैंने इकोनॉमिक्स उठाई, इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा भाई साहब, नेशनल इनकम, कोई बात नहीं, बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस, इतनी सारी थ्योरी, एनसीईआरटी, इतनी अलग लैंग्वेज, मैथ्स करेंगे, मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हो क्या रहा है सर? 7:30 से 8:30 घंटे क्या पढ़ूं, समझ में ही नहीं आ रहा, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं फिर परेशान, तो आपको तो पता ही है ना, जब मैं परेशान होता तो कहां जाता हूं? बाहर घूमने। मैं घूमने चला गया, फिर वही पर्ची वाले बाबा टकरा गए। पर्ची वाले बाबा कहने लगे कि बेटा तू आज फिर परेशान है। मैंने बोला बाबा जी समाधान दे दीजिए। उन्होंने पर्ची पे लिख के दे दिया समाधान कि बेटा घर जाके खोलना। मैं भागता हुआ घर पर आया, और जब मैं घर पर आया मैंने वो पर्ची खोली तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तेरे को खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो ट्यूशंस लगवा ले। मैंने बोला यार बाबा तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है जी, ओके। अब देखिएगा वाल को प्लीज, मैंने कहा 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के जो हैं बेस्ट टीचर्स मार्केट में ढूंढता हूं, मेरे एरिया के आसपास जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं। ठीक है जी, मैंने कार्तिक से पूछा, कार्तिक बोलने लगा कि सर अकाउंट्स के लिए मिस्टर 1 बहुत बढ़िया टीचर है। मैंने स्नेहा से पूछा, स्नेहा बोलने लगी कि सर मिस्टर 2 बहुत ही बढ़िया है। मैंने हिमांशु से पूछा, ठीक है जी, हिमांशु ने बोला सर अकाउंट्स के लिए मिस्टर 3 क्या लाजवाब टीचर है। तो ये तीनों हमारे एरिया के आसपास थे। मैंने जितने भी ऑप्शंस मेरे एरिया के अंदर अवेलेबल थे, जितने भी ऑप्शंस मेरे क्षेत्र के अंदर अवेलेबल थे, मेरे दायरे के अंदर अवेलेबल थे, मैंने वो सारे ढूंढ लिए। उसके बाद सिमिलरली इकोनॉमिक्स का पूछा मैंने, तो मिस्टर एक्स बोला किसी ने मिस्टर वाई बोला, किसी ने मिस्टर जेड बोला। बीएसटी के लिए मिस्टर पी हो गए, मिस्टर क्यू हो गए, मिस्टर आर हो गए। इंग्लिश के लिए मिस्टर ए हो गए, मिस्टर बी हो गए, ठीक है जी, और मिस्टर सी हो गए। मैथ्स के लिए मिस्टर अल्फा हो गए, मिस्टर बीटा हो गए और मिस्टर गामा हो गए। मैंने क्या किया सर, हमारे एरिया में, मेरे क्षेत्र में जो भी टीचर्स अवेलेबल थे, बेस्ट टीचर्स अवेलेबल थे, वो सारे ऑप्शंस मैंने ढूंढ निकाले, और इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस होता है। मैंने क्या किया सर, मार्केट में जितने भी ऑप्शंस मेरे आसपास अवेलेबल थे, वो सारे ऑप्शंस, वो सारे ऑल्टरनेटिव्स मैंने आइडेंटिफाई किए। एग्जांपल पढ़ते हैं, सॉरी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एक बार जब ऑब्जेक्टिव सेट हो गया और अजम्पशंस क्रिएट हो गए, देन द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। कौन कौन से पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं।
एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्टिव ले लो भाई। देखो यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, मैं इसमें से ये वाला ऑब्जेक्टिव ले लेता हूं, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय 20%। एग्जाम्पल सर, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 20%। अब सर इस प्रोडक्शन को 20% से बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप बताइए कि 20% से प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव एक्शंस हो सकते हैं। हाँ जी, द ऑल्टरनेटिव्स विल बी, हाँ जी क्या क्या ऑप्शंस होंगे बताओ जल्दी जल्दी। सर जैसे कि पहला ऑप्शन ए, सर अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हाईटेक मशीनरी परचेज कर लेते हैं, परचेजिंग हाईटेक मशीनरी, है ना। ओके, परचेजिंग न्यू हाईटेक मशीनरी, है ना, एडवांस मशीनरी खरीद लेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है सर? दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि सर अगर पहले 8 घंटे काम करते थे तो अगर आप 12-13 घंटे काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, है ना। सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, है ना, वर्किंग आवर्स इंक्रीज करके भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। एक ऑल्टरनेटिव ये है। एक और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है सर? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। सर पहले 20 लोग काम करते थे, अब अगर 60 लोग काम करेंगे तो जल्दी काम होगा, ज्यादा काम होगा, है ना। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये क्या है सर? ये सारे ऑल्टरनेटिव्स थे जिनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके, ठीक है जी, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता हूं। तो थर्ड स्टेप में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं सर? ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनका यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया सर? मैंने भी उस सारे ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल थे, जिनका इस्तेमाल करके मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता हूं। अब सर, लेकिन सर मजाक मजाक में 15 टीचर हो गए यार, 15 टीचर थोड़ी पढ़ूंगा मैं, 15 ट्यूशंस थोड़ी लगवाऊंगा मैं। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर? सबके पास ट्रायल लेने चलते हैं। मैं मिस्टर 1 के पास गया अकाउंटेंसी के, मैंने एक पॉजिटिव चीज देखी, एक नेगेटिव देखी। मिस्टर 2 के पास गया, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। मिस्टर 3 के पास कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हर एक ऑल्टरनेटिव के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स होते हैं भाई, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर एक ऑल्टरनेटिव के देखने को मिलते हैं। इस पॉजिटिव का मतलब प्रोज है, इस नेगेटिव का मतलब कॉन्स है। नेगेटिव का मतलब कौन सा? ठीक है जी। तो मैंने क्या किया सर? हर एक ऑल्टरनेटिव को चेक किया, ट्राई किया, इवेल्युएट किया, और इवेल्युएट करने के बाद हर एक ऑल्टरनेटिव के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकाले, प्रोज एंड कॉन्स निकाले। पढ़ के देखते हैं, आ जाओ। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है गाइस? चेक किया हमने, ट्रायल लिया, चेक किया। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, द नेक्स्ट स्टेप इज वेटिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज वेटिंग द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का वेटिंग किया, मतलब कहीं ना कहीं वो वेटिंग किया, चेक किया, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। ठीक है, द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव्स इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। मैनेजर को उस हिसाब से इवैल्यूएट करना पड़ेगा हर एक ऑल्टरनेटिव को कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि क्या इस टीचर के अंदर उतना दम है कि मेरे को वो 95% नंबर दिलवा सकता है, तो उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। ठीक है जी, डन है जी। उसके बाद क्या होगा जी? मैंने क्या किया सर? ट्रायल लेने के बाद मैंने बेस्ट जो टीचर्स अवेलेबल थे मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो बेस्ट थे, ट्रायल लेने के बाद जो बेस्ट टीचर्स थे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। सर यही हमारा अगला स्टेप है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेना, है ना। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड। बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करना है और उसको फिर उसके बाद इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, द आइडियल प्लान, द साउंड प्लान
एक आइडियल प्लान, एक अच्छे प्लान की, एक बेस्ट प्लान की क्या खासियत है सर? उसके अंदर 3 खूबियां होनी चाहिए, ध्यान रखना। कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ साउंड प्लान, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल प्लान, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ बेस्ट प्लान। तो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए सर, क्या क्या? मोस्ट प्रॉफिटेबल सर, मोस्ट फिजिबल सर, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सर। ठीक है जी। तो एक आइडियल प्लान के अंदर क्या होता है भैया? मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है वो, मोस्ट फिजिबल होता है वो, और सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके अंदर देखने को मिलते हैं सर। ठीक है, ठीक है, क्या डन है, क्या क्लियर है क्या? चलिए, उसके बाद क्या किया सर? हमने प्लान को लागू कर दिया, है ना। मैंने सर सिलेक्ट करने के बाद जितने भी टीचर्स मैंने सिलेक्ट किए तो उनको फोन करके बोला, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, मैं ट्रायल लेने आपके पास आया था सर, है ना सर। सर अब मैं कल से आऊंगा सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर मैंने नाम अटेंडेंस में लिख लेना सर। दूसरे को फोन मिलाया, सर आप सर बिजनेस स्टडीज बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो सर, मैं कल से ट्यूशन पढ़ने आऊंगा सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। तीसरे को मिलाया। तो मैं क्या कर रहा हूं? जो प्लान मैंने घर पे डिसाइड किया है कि ये बेस्ट टीचर्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहा हूं, उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, रियलिटी में पुट कर रहा हूं। ठीक है जी। ओके, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, लागू करना। सो दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन और रियलिटी। प्लान को हमने एक्शन और रियलिटी में पुट कर दिया। इट इज मोर ओवर कंसर्न्ड विद डूइंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। तो प्लान जो है भैया, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान में ये जरूरी है, ठीक है जी, वो करना। अब जैसे मान लीजिए सर, प्लान को लागू करने के लिए कॉल करना जरूरी है, मैं वो कर रहा हूं। ठीक है जी। ओके, एग्जाम्पल पे आ जाए क्या? इसका एग्जाम्पल ले लें क्या? एग्जाम्पल, टू इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। 3 ऑल्टरनेटिव्स थे ना हमारे, हाईटेक मशीनरी, वर्किंग आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैं वर्किंग आवर्स मान लो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। सो टू इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हमें क्या करना पड़ेगा? अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। सर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि जी भैया जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे की बजाय अब 12-13 घंटे हो गई है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, अ नोटिस नीड टू बी placed on the notice board, on the notice board। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पे आते हैं सर। लास्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप इज गाइस फॉलो अप एक्शन। सर मतलब अब सर ने बोला, जब मैंने फोन किया सर कहने लगा भाई कल से आ जाना 6 से 7। मैंने कहा ठीक है सर। सर ने बोला कि टीएस ग्रेवाल ले आना, ठीक है सर। सर ने बोला बले वाला रजिस्टर लेके आना, ठीक है सर। स्केल लेके आना, ठीक है सर। तो सर जो बोल रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इस चुपचाप फॉलो कर रहा हूं। इसको बोलते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में क्या होता है गाइस? 7th स्टेप है फॉलो अप एक्शन। इसके अंदर क्या होगा मेरे भाई? इसके अंदर 3 काम होंगे। इसके अंदर गाइस 3 काम होंगे। क्या? ये चेक करेंगे कि प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। ये चेक करेंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो प्लान के अंदर नेसेसरी चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, पढ़ के देखते हैं सर। द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप एक्शन। लास्ट स्टेप क्या है सर? प्लानिंग प्रोसेस में फॉलो अप एक्शन है। इन दिस स्टेप द मैनेजर सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। भाई ये चेक करेंगे कि प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, फॉलो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर शेड्यूल और नॉट, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इन केस ऑफ एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन है तो प्लान के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। तो मेनली ये 3 काम किए जा रहे हैं सर फॉलो अप एक्शन के अंदर। ठीक है जी, ओके है जी। तो यहां पर मेरे भाई हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस होता है खत्म। ठीक है जी, ओके। तो एक ही एग्जांपल से गाइस हम सबसे पहले 95% नंबर लाएंगे, एसआरसीसी में जाएंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सर कितने घंटे पढ़ूंगा, कितने दिन नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ लॉस भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस।
उसके बाद मार्केट में कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल है मैंने ढूंढे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फिर मैंने उनका ट्रायल लिया, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। ट्रायल लेने के बाद बेस्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। उनको फोन करके बोला मैं कल से आऊंगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। और अब जो बोल रहे हैं मैं वो कर रहा हूं, फॉलो अप एक्शन। एक एग्जांपल से पूरा का पूरा प्रोसेस गाइस खत्म कर दिया गया है। ठीक है, डन है क्या? चलिए अब आते हैं सर फीचर्स ऑफ प्लानिंग की तरफ। ठीक है जी, वैसे तो बता दूं भैया ये कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, ओके, सीबीएसई के अंदर बाल को फीचर्स ऑफ प्लानिंग कोर्स में नहीं है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर मान लो आपके स्कूल वाले करवा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं करना है करना है करना है करना है, ये अदर स्टेट के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो वो इसको पढ़ लें, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, और जिनके में नहीं आ रहा है वो इस पार्ट को स्किप करके आगे भाग जाना। ठीक है, ओके गाइस, थोड़ा पानी पी लो मैं। हाँ जी गाइस, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब देखो सर, फीचर्स बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ और मैंने पहले ही बोला कि ये टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आ रहा हो। ठीक है जी, तो आप इस पार्ट को स्किप करके अगले टॉपिक इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ जाना। ठीक है, चलो सर, तो फीचर्स पे शुरू करते हैं सर। पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसको ऐसे बोल सकते हैं गाइस, प्लानिंग इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग का भैया जो मेन फोकस है, ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस, तो प्लानिंग का मेन फोकस क्या है सर? प्लानिंग का मेन फोकस गोल पे होता है। ठीक है जी, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, प्लानिंग का जो फोकस है वो किस पे है सर? अचीव करने पे। क्या अचीव करने पे? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे है। ठीक है, देखो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर ले रहे हैं और आखिरी स्टेप तक क्या कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ठीक है जी, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो एम्प्लॉइज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, हम लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स बनाते हैं कि कैसे भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। चलिए पढ़ के देखते हैं गाइस एक बार, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्लानिंग इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मतलब क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव ही है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जस्ट पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, पहला स्टेप क्या था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, है ना, टू बी अचीव्ड एंड डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स, कैसे अचीव होगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोग्राम्स रहेंगे, क्या प्रोसीजर होगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, है ना। प्लानिंग कैन नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग को बिना ऑब्जेक्टिव के सोचा नहीं जा सकता। ठीक है जी, प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्लानिंग हेल्प नहीं कर पा रहा है तो प्लानिंग को कोई यूज नहीं है, प्लानिंग का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है जी, सो मेन फोकस जो है वो क्या होता है भैया? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे होता है। ठीक है, डन है। नेक्स्ट मेरे भाई, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला सवाल, सर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं पोस्ट डीसी, और पहला कौन सा है? पहला प्लानिंग है सर। तो सही बात है भाई, प्लानिंग क्या है सर? प्लानिंग इज द प्राइमरी, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, पोस्ट डीसी में पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। ठीक है जी, प्लानिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करता है, प्लानिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसके अंदर बाकी अदर फंक्शंस जो हैं जिस दायरे में काम करेंगे। ठीक है जी, ओके, मतलब प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। प्लानिंग जो है बाकी सारे फंक्शन से पहले आता है। प्रीसीड्स मतलब पहले आता है। ठीक है जी, मतलब बिना प्लानिंग के बाकी सारे फंक्शंस मीनिंगलेस है, इम्पॉसिबल है। प्लानिंग नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो ऑर्गेनाइज क्या करोगे, स्टाफ क्या करोगे, डायरेक्टिंग क्या कराओगे, कंट्रोलिंग क्या कराओगे। ठीक है जी, प्लानिंग एक बेस तैयार करता है जिस बेस के ऊपर बाकी सारे फंक्शंस खड़े होते हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए पढ़ के देखते हैं सर। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, ऑल अदर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क of plans drawn. Thus planning precedes other functions. मतलब प्लानिंग जो है बाकी फंक्शन से पहले आता है। विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शंस आर मीनिंगलेस। बिना प्लानिंग के बाकी फंक्शन मीनिंगलेस हैं। ठीक है जी, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑन विच द अदर फंक्शंस आर स्टैंडिंग। ठीक है, प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है जिसके ऊपर बाकी सारे फंक्शन स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी, डन है जी, आगे बढ़ते हैं सर।
प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल। सर प्लानिंग जो है एक यूनिवर्सल है, प्लानिंग जो है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर सर। मतलब देखो, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तीनों ही लेवल पर हमें प्लानिंग चाहिए। सही बात है सर, ठीक है जी। सर बिजनेस और नॉन बिजनेस हो, प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। बिजनेस में भी करनी है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जो नॉन बिजनेस हैं, मंदिर हैं, वहां पर भी प्लानिंग होती है सर, ठीक है जी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग होती है भाई। सो सर प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। पढ़ के देखते हैं सर। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल, एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एचआर, हर जगह चाहिए। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का ये काम नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ही पूरी प्लानिंग करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। ना ही किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये काम है, ये काम हर एक लेवल और हर एक डिपार्टमेंट करता है, इसीलिए प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आए, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। सर कॉन्टिन्यूअस कैसे, देखो ध्यान से सुनो। सर प्लान जो है ना हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे भैया इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। हमने एक प्लान बनाया 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए, अब क्या होगा सर, अगले 5 साल के लिए प्लानिंग की जाएगी। फिर वो 5 साल पूरे हो गए, फिर क्या होगा सर, उससे अगले 5 साल की प्लानिंग होगी, है ना। तो प्लान हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हम अगले 5 साल की प्लानिंग करते हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान जो है भैया हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। मे बी फॉर अ मंथ, हो सकता है एक महीने के लिए, एक क्वार्टर के लिए, या फिर एक साल के लिए, ओके। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के अंत में देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लान। उससे क्या होगा सर, एक नए प्लान की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, ओके। टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स, वहां पर नई रिक्वायरमेंट्स होंगी, फ्यूचर कंडीशंस होंगी, ठीक है जी। इसीलिए प्लानिंग क्या है मेरे भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। समझ में आ गई बात, डन है। तो भैया प्लान हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाएगा, एक मंथ, एक क्वार्टर के लिए। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमें एक नए प्लान की जरूरत पड़ेगी, नई रिक्वायरमेंट्स वहां पर चाहिए होंगी, ठीक है जी। इसीलिए प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कभी हमने पास्ट के लिए प्लानिंग करी है? नहीं सर। क्या कभी हमने प्रेजेंट के लिए प्लानिंग करी है? नहीं सर। हमने हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करी है, ठीक है जी। दैट इज वाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं जी, आगे देखते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। ओके, फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है जी, उसके बारे में सोचते हैं, और एडवांस में सोच के रखेंगे तो फायदा मिलेगा कंपनी को, ठीक है जी। ओके, इट मींस पीपिंग इनटू द फ्यूचर। देखो कहीं लिखा होगा ये रहा, पीपिंग मतलब झांकना, झांकना, झांकना। प्लानिंग जो है फ्यूचर में झांकने में हेल्प करता है, ठीक है जी। इट डिपेंड्स ऑन फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी। प्लानिंग जो है मेरे भाई भविष्यवाणी पर डिपेंड करता है। प्लानिंग के अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है जी, ऑप्शंस को, और प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। इसीलिए प्लानिंग जो है मेरे भाई एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस होता है। पढ़ के देखते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स इसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। अहेड देखना मतलब फ्यूचरिस्टिक हो गया। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में प्रिपेयर करना। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स। सब पर्पस क्या है प्लानिंग करने का, फ्यूचर इवेंट्स का सामना कर सकें, ठीक है जी। इट इंप्लाइज पीपिंग इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में झांकना होता है प्लानिंग के अंदर, है ना, उसको एनालाइज करना होता है और प्रेडिक्ट करना होता है। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज द फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसीलिए प्लानिंग को मेरे भाई एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है जी। जो किस पे बेस्ड है मेरे भाई, फॉरकास्टिंग पे, भविष्यवाणी पे बेस्ड होता है। इट में इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। और प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर इवेंट्स की फॉरकास्टिंग करते हैं, जैसे कि डिमांड क्या होगी कस्टमर्स की, कंपटीशन कितना रहेगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी, इन सब चीजों के बारे में गाइस हम लोग जो है क्या करेंगे सर, प्लानिंग करेंगे। तो फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, डन है। चलिए अगला है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। कैसे लेते हैं देखो,
तीन बातें ध्यान रखनी है जब भी हमने प्लान किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस पढ़ाया था, तो प्लानिंग प्रोसेस में आपने क्या देखा? सब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमने ऑप्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने इवेल्युएट किया और फिर लास्ट में सिलेक्ट किया, मतलब डिसाइड किया। तो जब भी डिसीजन लेने हैं तो आपको ये तीन काम करने पड़ेंगे। क्या क्या? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये तीन बातें बालकों यहां पर जरूर लिखी हुई होंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ के देखते हैं। सब प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव। आइडेंटिफाई किया बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को, एंड द नीड ऑफ प्लानिंग अराइज ओनली व्हेन द ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। ठीक है जी। प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स थ्रू एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, इवेल्युएट कर लिया, ठीक है जी, एंड चूजिंग मतलब सिलेक्ट कर लिया मोस्ट वाले को, बेस्ट वाले। तो प्लानिंग डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है आइडेंटिफाई करके, इवैल्यूएट करके और सिलेक्ट करके। प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। सब प्लानिंग क्या है जी? एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमें माइंड का यूज करना है। प्लानिंग इज लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए, ठीक है जी। प्लानिंग के अंदर हमें फोरकास्टिंग चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, फॉरसाइट फ्यूचर में देखने वाली क्षमता चाहिए, साउंड जजमेंट, अच्छी जजमेंट आनी चाहिए, इमेजिनेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और प्लानिंग के अंदर क्या नहीं चाहिए? विशफुल थिंकिंग। मेरा मन कर रहा है कि ये काम करें, तो आपका मन नहीं चलेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का नहीं चलेगा, गेसवर्क नहीं चलेगा, ठीक है जी। ओके, पढ़ के देखते हैं सर। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। प्लानिंग के अंदर माइंड का यूज है, इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, फ्यूचर में देखना होता है, इंटेलिजेंसी चाहिए प्लानिंग के अंदर, इमेजिनेशन चाहिए सर, साउंड जजमेंट, अच्छी जजमेंट आनी चाहिए। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, माइंड वाली एक्टिविटी होती है ना जी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग, जिसमें सोचना होता है ना कि कुछ करना होता है। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग क्या डिसाइड करता है कि क्या एक्शंस हमें लेने हैं, ठीक है जी। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं? लॉजिकली सोचते हैं, सिस्टमैटिकली सोचते हैं, रेदर देन गेसवर्क और विशफुल थिंकिंग। तो नहीं यहां पर गेसवर्क चलेगा, ना ही यहां पर विशफुल आपके थिंकिंग चलेगी, है ना ही हिट एंड ट्रायल मेथड चलेगा। यहां क्या चलेगा सर? मेंटल एक्सरसाइज चलेगी यहां पर, ठीक है। डन है, चलिए जी। तो ये था भैया फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अगर आ रहा हो तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अब अगला टॉपिक जरूर पढ़ना है, ये सबके में आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बेनिफिट्स, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। ओके, शुरू करें। चलिए सर, पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो यार, प्लानिंग जो है ना आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? चलो मैं थोड़ा सा मैथ खेल के सिखाता हूं आपको। अब जैसे बालको आपने देखा होगा, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी दो डायरेक्शंस होती हैं, एक 60% वाले हो गए, है ना, और एक 90% वाले बच्चे हो गए। सर 60% वालों बच्चों की डायरेक्शन अलग है, 90% वाले बच्चों की डायरेक्शन अलग है। अब जो 60% वाले बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना सर, कॉपी बनाई नहीं, होमवर्क किया नहीं, पेरेंट्स घर पे है नहीं, ठीक है जी, ओके, और डांट सुनने की आदत पड़ चुकी है अपने को, लेट आने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है जी, ओके, पिटाई खाने की आदत पड़ चुकी होती है। तो ये 60% हो गया। और 90% वाले क्या है सर? सर इनकी होमवर्क कंप्लीट, कवर चढ़ा हुआ कॉपियों पे, ठीक है, ओके। और सर कहीं ना कहीं ये वो बच्चे होते हैं जो मैडम को याद दिलाते हैं, मैडम मैडम आपने आज कॉपी चेक करने के लिए बोला था, और पता नहीं कब धीरे से बोल देते हैं, मैडम सुन लेती है और मैडम कॉपी मांगने लग जाती हैं, और ये चुप भुट बन के बैठे होते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद ये वही बच्चे होते हैं 90% वाले जो याद दिलाते हैं, मैडम आपने आज टेस्ट के लिए बोला था, ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट जो भी है, मैडम को याद नहीं था, है ना, है ना। तो क्या बोला भाई मैंने कि मैंने आपकी क्लास के बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 60% और 90%। सर ये 60% और 90% क्या है सर? 60% 90% ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि 60% वालों की डायरेक्शन अलग है, 90% वालों की डायरेक्शन अलग है। अगर 60% वाला सोच ले कि मुझे 90% नंबर लाने हैं, तो इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी,
ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कहां से आता है? ऑब्जेक्टिव आता है प्लानिंग से। कहां से आता है मेरे भाई? प्लानिंग से आता है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से कि सर जो ये डायरेक्शंस हैं, मैथ्स मैथ्स खेलते हैं, जो ये डायरेक्शन है मेरे भाई, डायरेक्शंस कहां से आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं। तो डायरेक्शंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव्स, इक्वेशन 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। ऑब्जेक्टिव्स कहां से आ रहे हैं सर? ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं मेरे भाई प्लानिंग से, इक्वेशन 2। तो मैथ्स क्या कहती है सर? मैथ्स कहती है थ्योरम, थ्योरम 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड से आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कट जाएगा और क्या निकल के आएगा सर? डायरेक्शंस कहां से आ रही है भाई? डायरेक्शंस जो आ रही हैं वो आ रही है प्लानिंग से। Hence proved, हमें यही प्रूफ करना था, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, ओके, चलिए सर। तो बिजनेस स्टडीज के कंसेप्ट को मैथमेटिकली प्रूफ करने का घमंड है। आ जाओ सर। एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डायरेक्शन। सर कंपनी के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं उन सबकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। डायरेक्शंस कम्स आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्शंस कहां से आते हैं सर? डायरेक्शंस आपके ऑब्जेक्टिव से आते हैं। ऑब्जेक्टिव, इक्वेशन 1। एंड एज वी नो दैट ऑब्जेक्टिव्स कम्स आउट फ्रॉम द प्लानिंग, इक्वेशन 2। ऑब्जेक्टिव्स कहां से आते हैं? प्लानिंग से आते हैं, इक्वेशन 2 जो बताई थी मैंने। सो बाय स्टेटिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करके कि क्या काम करना है, प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। इफ देयर इज नो प्लानिंग, प्लानिंग नहीं होगी, तो एम्प्लॉइज जो हैं वो अपनी मनमर्जी और अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट होने चाहिए, ताकि डायरेक्शंस को अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके, बताया जा सके कि एम्प्लॉइज को किस डायरेक्शन में क्या काम करना है। ठीक है, डन है क्या? आगे बढ़ते हैं सर। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये वाला पॉइंट मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि प्लानिंग के प्रोसेस के सेकंड स्टेप में हमने फ्यूचर में होने वाले रिस्क बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी को खत्म किया था बाय क्रिएटिंग अजम्पशंस, अजम्पशंस क्रिएट करके। याद है ना? याद है ना? चलिए सर पढ़ के देखते हैं। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच अनेबल सम मैनेजर टू लुक अहेड। सब प्लानिंग वो एक्टिविटी है जो मैनेजर की हेल्प करता है आगे देखने में, एंटिसिपेट चेंजेस, चेंजेस का को एंटिसिपेट करने में, चेंजेस के प्रभाव को कम करने में, कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस, चेंजेस के इंपैक्ट का पता लगाने में, एंड डेवलप करने में क्या? एप्रोप्रिएट अजम्पशंस, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या करते हैं जी? हेल्प करते हैं मैनेजर की टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये हमने देखा था कैसे, एग्जांपल के अंदर मैंने प्रॉपर बताया है कि कैसे अजम्पशंस क्रिएट करके हम फ्यूचर में होने वाले लॉस और रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मेरे भाई किसी काम को बार बार रिपीट करना, ओवरलैप करना, रिपीटिशन। अब एक बात बताओ, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज ज्यादा करोगे। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि आपको 95% नंबर लेकर आने हैं, जब ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हो। ओवरलैपिंग, काम रिपीट ज्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। प्लानिंग जो है कंफ्यूजन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। प्लानिंग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड अवॉइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि क्लियर रहेगा क्या करना है तो ना कंफ्यूजन होगी ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, प्लानिंग जो है थॉट और एक्शन के अंदर क्लैरिटी लेके आता है। वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली, काम जो है स्मूथली चलता है बिना, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। यूजलेस एंड अनलेस एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड, फालतू की एक्टिविटीज जो है वो ऑटोमेटिकली साइड होती चली जाती हैं। एग्जांपल खुद पे लो ना आप। सर 11th क्लास में कितनी वेस्टफुल एक्टिविटीज कर रहे थे आप, और अभी बताओ कम हो गई कि नहीं हो गई? 9th क्लास में कितनी वेस्टफुल एक्टिविटीज कर रहे थे आप, अभी बोर्ड एग्जाम है, आपने बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज ऑलरेडी कम कर दी हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो बिल्कुल वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ना ही रिपीटिशन हो रहा है काम का। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। सर जब हम लोगों ने प्लानिंग करी, मेरे एग्जांपल की बात कर रहा हूं, जब हम लोगों ने प्लानिंग करी तो हमने क्या डिसाइड किया कि 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, 95% नंबर लाएंगे। एक आइडिया आया हमारे माइंड में। लेकिन जब मैंने फर्दर प्लानिंग करी, जब मैंने डिटेल्ड प्लानिंग करी,
ठीक है जी। तो मुझे दिखा कि यार अजम्पशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, आधा घंटा फालतू पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा है? ये इनोवेटिव आइडिया है। और यही इनोवेटिव आइडियाज जो है कॉन्क्रीट प्लान, फाइनल प्लान का रूप ले लेता है। ठीक है जी। एज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सम कोर्स ऑफ एक्शन और न्यू आइडियाज। मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नए नए आइडियाज बनाए। द न्यू आइडियाज कैन टेक शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स, फाइनल प्लान। यही न्यू आइडियाज जो है फाइनल प्लान्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है जी। ओके। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। याद करिए सर, ये फीचर भी था। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। सेम ही एक्सप्लेनेशन लिखनी है सर। आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके और सिलेक्ट करके जो है हम जो है क्या करते हैं गाइस, प्लानिंग करते हैं। ठीक है जी। तो प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग जो है मैनेजर की हेल्प करता है फ्यूचर में देखने में, है ना जी। प्लानिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू मेक अ चॉइस अमंगस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। प्लानिंग जो है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने में आपकी हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू इवेल्युएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। तो पहले आइडेंटिफाई किया हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को, फिर इवेल्युएट किया और लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट मतलब डिसाइड कर लिया। तो आइडेंटिफाई, इवेल्युएट और सिलेक्ट करके हम जो है डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो यार, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, पोस्ट डीसी सी कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तभी उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है और डेविएशन क्या है, क्या कमियां थी, क्या रीजंस थे, ये ढूंढे जाता है। मतलब अगर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हो। प्लानिंग इज प्री रिक्वेसाइट, प्री रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज ब्लाइंड। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे? कुछ होगा ही नहीं आपके पास। तो कंट्रोल कहीं ना कहीं अंधा हो जाएगा अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो। ठीक है जी। ओके। प्लानिंग क्या करता है जी? बेसिस प्रोवाइड करता है, बेसिस जिस बेसिस पर कंट्रोलिंग किया जाएगा। पढ़ के देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। प्लानिंग वो ऑब्जेक्टिव देगा जिस ऑब्जेक्टिव के बेस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि हाँ भाई कितना करना था, कितना कर लिया। 95 नंबर लाने थे, 90% आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो डिफरेंस निकालोगे कितने कम नंबर रह रहे हैं। प्लानिंग इज प्री रिक्वेसाइड, प्री रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए प्री रिक्वायर्ड क्या है? प्लानिंग है। कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग अंधा है बिना प्लानिंग के, है ना। प्लानिंग क्या करता है जी? बेसिस प्रोवाइड करता है किसके लिए? कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है। ठीक है, क्या डन है क्या? चलिए। प्लानिंग इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग क्या करता है सर? कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है सर। प्लानिंग इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन मतलब सर देखो, प्लानिंग करके चलोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक यूनिटी क्रिएट कर पाओगे। सबको पता होगा क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। और जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन दिखेगा, वो इंटीग्रेशन दिखेगा। ठीक है जी। ओके, चलिए पढ़ के देखते हैं सर, ज्यादा समझ में आएगा। प्लानिंग सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। मैंने बोलता ना भाई, प्लानिंग होगी तो सब लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे, मतलब लोगों के एक्शंस में यूनिटी दिखेगी। ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सारी एक्टिविटीज जो कंपनी में हो रही होंगी वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए हो रही होंगी और कहीं ना कहीं इससे कोऑर्डिनेशन दिखता है। ठीक है, देयर इज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स थ्रू आउट द एंटरप्राइज। कंपनी के अंदर एक इंटीग्रेटेड, एक कंबाइंड, एक ग्रुप एफर्ट दिखेगा और जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है जी, डन है जी। चलो अब आते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है मेरे भाई? ठीक है जी। ओके, चलो पानी पी के स्टार्ट करते हैं। चलिए जी,
तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो है यहां पर हम लोग खत्म करते हैं। सर देखो पहला पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्सेबिलिटी। मतलब देखो एक बार जो प्लान बन गया वो बन गया, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी जो है एक टाइम पीरियड के लिए आपको बनाया जाता है, ठीक है जी। प्लान हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाएगा और आपको उसी टाइम पीरियड में उस प्लान को अचीव करना होगा। और प्लान के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा टाइम, प्लान बनने के अंदर ही बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और पैसा लग चुका है। तो अब मैनेजर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो प्लान को चेंज कर पाए, ठीक है। अब मान लो मैं एग्जांपल लूं कि जियो की प्लानिंग जो है, जियो मोबाइल, जियो टावर्स है ना, नेटवर्क्स जो थे, उसकी 10 साल में प्लानिंग हुई। अब 10 साल बाद तुम बोलो कि 2 दिन बाद कि भैया नहीं, मजा नहीं आ रहा यार, प्लान चेंज कर दो, तो क्या आप पूरा प्लान चेंज कर सकते हैं? नहीं सर, 10 साल लग गए सर प्लान बनाने में और कह रहे हो प्लान ही चेंज कर दो, तो पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर ड्रॉन अप टू बी अचीव्ड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। प्लान जो है बाल को टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना होता है, ठीक है जी। दीज प्लान्स देन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यही प्लान जो है फ्यूचर में क्या करना है ये डिसाइड करते हैं। एंड द मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंजेस। और जो मैनेजर्स जो होते हैं इस पोजीशन में नहीं होते कि वो चेंज कर सकें। Thus, detailed planning is required to कहीं to achieve the objectives, and उस डिटेल प्लान की वजह से ही, उस टाइम फ्रेमवर्क की वजह से ही, और ऑलरेडी बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और मनी लग चुका है, इस वजह से ही प्लानिंग जो है एक रिजिड फ्रेमवर्क क्रिएट कर देता है कि भैया इसको अचीव करना ही पड़ेगा, आप प्लान के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सुनना भाई, प्लानिंग मेनली किसका काम है भाई? प्लानिंग मेनली जो है टॉप लेवल का काम है। तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल प्लान के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, खुद के प्लान बना तो सकते हैं, कि मैंने बोला था प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लान तो बनाएंगे मिडिल लेवल लोअर लेवल वाले, लेकिन टॉप लेवल के प्लान के अकॉर्डिंग ही ये लोग अपना प्लान बनाएंगे। ये नहीं कि टॉप लेवल कह रहा है कि राइट जाओ तो ये लोग लेफ्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं। टॉप लेवल ने बोला राइट जाना है तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल और बाकी के लोग भी राइट जाने की ही प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। सो प्लानिंग इज मेनली डन बाय टॉप मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एक्शन बाय देयर ओन। वो खुद से कोई भी एक्शन जो है नहीं ले सकते। दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स। वो खुद से सिर्फ ऑर्डर्स, एंड देयर इज नथिंग न्यू एंड इनोवेटिव। खुद से वो ऑर्डर्स डिसाइड नहीं कर सकते, खुद से कुछ नया और इनोवेटिव नहीं कर सकते। जो टॉप लेवल बोलेगा, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और बाकी के लोग वही करेंगे जो टॉप लेवल ने बोला है, उसी दायरे के अंदर करेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के अंदर बहुत सारी कॉस्ट लगती है मेरे भाई। क्यों? देखो, जब भी आप प्लान करोगे तो मार्केट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कॉस्ट, जो आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसको जांचना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट। उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, मीटिंग्स होंगी, है ना, तो मीटिंग एक्सपेंसेस हो गया, इंटरप्रिटेशन की कॉस्ट हो गई। उसके बाद जो लोग 500 करोड़ की प्लानिंग करते होंगे, 5 करोड़ तो उनकी फीस होगी, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट चार्जेस। पढ़ के देखते हैं सर। When plans are drawn up, huge cost is involved. जब प्लान बनता है तो बहुत सारी कॉस्ट उसके अंदर लगती है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्वड इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कॉस्ट लगती है, उसको एनालाइज करने में कॉस्ट लगती है, उसको इंटरप्रेट करने में कॉस्ट लगती है। एक्सपर्ट जो 500 करोड़ की प्लानिंग करते हैं, 5 करोड़ तो फीस लेते ही होंगे, है ना। और मीटिंग जो है ढाबे बैठ के नहीं होती, बाल को 5 स्टार होटल्स मीटिंग, है ना, 5 स्टार होटल्स, बोर्ड रूम्स, है ना, ये सब जो है बुक होते हैं, तो वहां पर प्लानिंग होती है, तो मीटिंग के भी चार्जेस लगते हैं, मीटिंग के भी गाइस एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है। इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है मेरे भाई? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। क्यों? 3 रीजन जो पिछले वाले दिए थे मैंने। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, उसको एनालाइज करने में टाइम लगेगा, उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा। प्लानिंग रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और इन तीनों के अंदर जो अभी एक कंसिडरेबल टाइम, एक अच्छा खासा टाइम लगता है। दस प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसीलिए क्या है भैया, प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सर। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो ये प्लानिंग जो है आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता, सुनना सर। कुछ लोगों की, कुछ मैनेजर्स की ये हैबिट होती है कि वो पिछली बार वाला सक्सेसफुल प्लान दोबारा से यूज कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जो प्लान पिछली बार सक्सेसफुल हुआ था, जो प्लान पिछली बार हिट था, क्या वो इस बार गारंटी है कि इस बार भी वो सक्सेसफुल होगा? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस होता है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इंप्लीमेंटेड। प्लान जब प्रॉपरली दोबारा से नए सिरे से बनाया जाएगा और उसी को लागू किया जाएगा, तभी प्लान सक्सेसफुल होगा। समटाइम्स मैनेजर्स डिपेंड ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड सक्सेसफुल प्लान्स। कभी कभी कुछ बार मैनेजर्स जो है पिछली बार वाला सक्सेसफुल प्लान यूज करते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्लान वन सक्सेसफुल विल बी सक्सेसफुल अगेन। एक बार जो प्लान सक्सेसफुल हो गया, वो प्लान दोबारा सक्सेसफुल होगा, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है मेरे भाई डायनामिक चेंजेबल एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, प्लानिंग जो है मेरे भाई वो एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। प्लानिंग बिजनेस के लिए बनाया जाता है और बिजनेस डायनामिक होता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। ठीक है जी, इसीलिए बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। प्लानिंग टोटली एक भविष्यवाणी पर डिपेंड है, और भविष्यवाणी हर बार सच होगी कोई जरूरी नहीं है। प्लानिंग अनसर्टेन एनवायरनमेंट और डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है, और हमेशा ट्रू हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या होता है गाइस? चेंजेबल। ठीक है जी। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंसिस्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ। कंपनी को लगातार अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा उन चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन। प्लानिंग जो है एंटिसिपेशन पे बेस्ड होता है, मतलब अनुमान पे बेस्ड होता है ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स की क्या हो सकता है। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, जैसा कि फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ठीक है जी, ओके, एंड डायनामिक है, चेंजेबल है। द फ्यूचर एंटिसिपेशन में नॉट ऑलवेज ट्रू। जरूरी नहीं है कि जो भी आप अनुमान लगा रहे हैं वो हर बार सच ही होगा। ठीक है जी, ओके जी, डन है जी। चलो अब आते हैं सर लास्ट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज मेरे भाई टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स के मेरे भाई दो टाइप्स होते हैं। लास्ट टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सोच समझ के पढ़ना इस टॉपिक को, है ना सर। लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स कितने टाइप्स के होते हैं सर? प्लान्स जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान। द फर्स्ट वन इज सिंगल यूज प्लान, द सेकेंड वन इज स्टैंडिंग प्लान। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज मतलब विच आर यूज्ड ओनली वंस, विच आर यूज्ड ओनली वंस। सर वो प्लान्स जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होगा, उन प्लान्स को हम लोग बोलेंगे सिंगल यूज प्लान्स। एंड द प्लान्स विच आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, विच आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, उन प्लान्स को क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्टैंडिंग प्लान्स बोलेंगे। द प्लान्स विच आर यूज्ड ओनली वंस, single use plans, and the plans which are used over and over again, those plans are standing plans. ठीक है, तो single use plans and standing plans. Single use plans are those plans which are used only once. Standing plans are those plans which are used over and over again, बार बार इस्तेमाल होंगे। ठीक है सर, सिंगल यूज प्लान में एक ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर सर यहां पर एक प्रोजेक्ट होगा, या फिर यहां पर एक इवेंट होगा। अब मान लो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, इवेंट पूरा हो गया, तो यहां पर देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा। शादी का इवेंट था, पूरा हो गया, कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, 12th की प्लानिंग करी आपने, 12th पूरी हो गई, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अगर बार बार रिपीट हो, अगर प्रोजेक्ट बार बार रिपीट हो, अगर इवेंट बार बार रिपीट हो, बार बार अगर ये चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है जी, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के बाद,
तो वो क्या बन जाता है जी, स्टैंडिंग प्लान बन जाता है। इसीलिए स्टैंडिंग प्लान्स को मेरे भाई रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोलते हैं। रिपीटेड यूज प्लान्स भी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्टैंडिंग प्लान के अंदर प्लान्स जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो सर देखते हैं, पढ़ के देखते हैं सर, आ जाओ। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान ये 2 बार लिख दिया गया है, ये रिपीट हो गया शायद, है ना, इसको काट देते हैं यहां से। यस, आ जाओ सर। A single use plans is in a business refers to a plan developed for one time project या event जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक प्रोजेक्ट, एक इवेंट, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। इट अप्लाइज टू एक्टिविटीज दैट डू नॉट अकर। सर सिंगल यूज प्लान जो है उनके जो एक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, दोबारा नहीं होती हैं, एक बार होती है, काम पूरा, प्लान खत्म। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं। और सिंगल यूज प्लान आर दोस प्लान व्हिच आर यूज्ड ओनली वंस। ठीक है जी। सर सिंगल यूज प्लान जो है 2 तरह का होता है बाल को, एक होता है बजट, दूसरा होता है प्रोग्राम। तो मैं अपने हाथ से लिखूंगा मेरे भाई, सिंगल यूज प्लान्स। तो सिंगल यूज प्लान मेरे भाई 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बजट और दूसरा होता है मेरे भाई प्रोग्राम। चलिए जी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट गाइस? बजट क्या होता है? सर बजट तो हर महीने हमारे घर में बनाया जाता है, मम्मी बनाती है हर महीने का बजट कि कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां लगाएंगे। एजुकेशन पे इतना, रेंट पे इतना, इलेक्ट्रिसिटी इतना, दूध वाले भैया को इतना, अखबार वाले भैया को इतना, वाईफाई वाले भैया को इतना, अनुराग की सैलरी इतनी, राहुल की सैलरी इतनी, पापा की सैलरी इतनी। बेसिकली क्या है, बजट के अंदर कहां कहां से पैसा आ सकता है और कहां कहां लगाएंगे, इसी के स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को अपन बजट बोलते हैं। गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर साल अपना बजट पेश करती है जिसमें वो कहां कहां से रेवेन्यू क्रिएट करेगी और कहां कहां एक्सपेंडिचर करेगी, कहां कहां डेवलपमेंट करेगी, इसके ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, तो बेसिकली बजट क्या है सर? बजट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखा होता है सर? एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कहां से पैसा आएगा, और एक्सपेक्टेड पेमेंट्स, कहां पैसे देंगे, और कई जगह बाल को लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक ही बात है ना? ओके, तो बजट इज अ स्टेटमेंट विच शोज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अच्छा, बजट गाइस हमेशा जो एक टाइम पीरियड के लिए बनता है, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, है ना? बजट गाइस हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए बनेगा, मेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है मेरे भाई बजट। ठीक है जी, और बजट जो है मेरे भाई हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। किसमें होता है जी? क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में। बजट हमेशा बाल को न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा, उसमें नंबर्स और डिजिट्स के बारे में, है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, देन चलिए आगे बढ़ते हैं सर, प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम? देखो यार, प्रोग्राम सबसे लास्ट में बनता है हमेशा, है ना? पीरियोग्राम लास्ट में आते हैं, तो पीरियोग्राम जो है बाल को लास्ट में पढ़ेंगे भी। आ जाओ स्टैंडिंग प्लान की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ लें, ये रहा बजट। सर बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है सर? एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को शो करता है। ठीक है जी, ओके, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखे हुए होते हैं, फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है सर। एग्जांपल सेल्स बजट या कैश बजट। एग्जांपल क्या है सर बजट का? सेल्स बजट या कैश बजट। ठीक है जी, कितनी कितनी सेल होगी, कहां कहां पैसा आएगा, कहां कहां लगाना है। ठीक है, चलो अब आते हैं सर स्टैंडिंग प्लान पे। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस दैट अकर रिपीटेडली, जो बार बार रिपीट होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं इस तरह के प्लान्स। दे आर यूजुअली मेड फॉर वंस, सर ये प्लान एक बार बनते हैं, एंड रिटेन देयर वैल्यू फॉर अ पीरियड ऑफ इयर्स, और बहुत साल तक ये जो है सेम चलता रहता है।
while undergoing revisions and updates। लेकिन हाँ भाई मॉडिफिकेशंस, रिवीजन्स और अपडेट्स जो है उन प्लान्स के अंदर टाइम टू टाइम आता रहेगा। ठीक है जी, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान्स। इसीलिए बालकों प्लान्स को हम लोग रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोलते हैं। इसीलिए उन प्लान्स को गाइस हम लोग रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोलते हैं। ठीक है, डन है। चलिए अब सर ये कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड। लेकिन बाल को आजकल क्या देखने को मिल रहा है भैया, ऑब्जेक्टिव जो है वो ना ही वो सिंगल यूज है प्रॉपरली, ना ही वो स्टैंडिंग प्लान है। मतलब वो दोनों ही हैं, तो सिंगल यूज प्लान का पार्ट भी है और स्टैंडिंग प्लान का पार्ट भी है। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव एक बार के लिए सेट कर रहे हो तो वो सिंगल यूज हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव बार बार के लिए सेट कर रहे हो तो वो स्टैंडिंग हो गया। सिमिलरली गाइस स्ट्रेटेजी भी ऐसा ही है, नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान। ठीक है जी, ओके। तो अभी फिलहाल मैंने स्टैंडिंग प्लान का पार्ट लिखा है, लेकिन मैंने चेंजेस बता दिया आपको क्या, कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ना ही प्रॉपरली सिंगल यूज है ना ही प्रॉपरली स्टैंडिंग है। ये डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है। अगर यूज एक बार का है तो सिंगल यूज, अगर यूज बार बार का है तो वो स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स याद करिएगा, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि ऑब्जेक्टिव सर एंड पॉइंट्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज द एंड्स, डिफाइंड एज एंड्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? एंड्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, दैट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है अपने ऑपरेशन से। ठीक है जी, ओके। दीज आर द एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल, इंक्रीजिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग सेल्स बाय 5%। ये एग्जांपल्स हैं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के। क्लियर हो गया? अब अगर एक बार का ऑब्जेक्टिव है तो सिंगल यूज में काउंट होगा, अगर बार बार का ऑब्जेक्टिव है तो स्टैंडिंग प्लान में काउंट होगा। नेक्स्ट पे आइए सर, स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी गाइस हमेशा जो है ना आपके फ्यूचर के एक्शंस और डायरेक्शंस को डिफाइन करती है। ऑब्जेक्टिव हमेशा कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके लॉन्ग टर्म में क्या एक्शंस होंगे, क्या गोल्स होंगे, उसको डिसाइड करती है। स्ट्रेटेजी, सॉरी, ठीक है जी। स्ट्रेटेजी हमेशा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, याद रखना। दो तीन बातें बोली मैंने। ऑब्जेक्टिव आपके डायरेक्शन फ्यूचर में क्या होंगे, लॉन्ग रन में क्या होंगे, ये बताएगा। ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। पढ़ के देखते हैं सर। इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर में हमें क्या डिसीजन लेने हैं, है ना। फ्यूचर में कंपनी की डायरेक्शन क्या होगी, कंपनी का लॉन्ग रन में स्लोप क्या होगा, ये जो है स्ट्रेटेजी बताती है। ठीक है जी, ओके। जैसे कि हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, प्राइस चार्ज करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी बाल को अगर एक बार के लिए बनाई जा रही है तो सिंगल यूज, बार बार के लिए बनाई जा रही है तो स्टैंडिंग प्लान। अच्छा जी, स्ट्रेटेजी के अंदर बाल को 3 डायमेंशंस भी आते हैं। स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन में गाइस 3 डायमेंशंस भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या सर? लॉन्ग टर्म में आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, स्ट्रेटेजी उसके ऊपर काम करेगा। सर स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी के अंदर हमेशा हम लोग एक प्रॉपर प्लान लेके चलते हैं, एक्शन लेके चलते हैं। सामने वाली टीम को हराने के लिए हमारे पास एक एक्शन प्लान तैयार होता है। सर स्ट्रेटेजी के अंदर रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, जो उसको देखा जाता है क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए सामने वाली टीम को हराने के लिए, क्या क्या एक्शंस करने पड़ेंगे सामने वाली टीम को हराने के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये 3 डायमेंशन जो है बाल को आपको पता होने चाहिए, ये स्ट्रेटेजी की है। नेक्स्ट पे आ जाओ, पॉलिसी। सर पॉलिसी क्या होता है जी? पॉलिसी हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है जी? एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो हमें यह बताता है कि हमें किस दायरे में काम करना है। मतलब पॉलिसी जो है हमेशा एक दायरा सेट करेगा, एक ब्रॉड पैरामीटर सेट करेगा, है ना, कि भैया मैनेजर को इसी दायरे के अंदर काम करना है, इस दायरे के अंदर जो है मैनेजर को काम करना है। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है, जिस दायरे के अंदर आपको काम करना है, इस दायरे को आप पार नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूं मैं, वी सेल ओनली ऑन कैश बेसिस, हम सिर्फ माल नगद बेचते हैं। ये पॉलिसी है, दायरा हो गया, नगद बेचना है, उधार नहीं बेचना है, नगद बेचना है। हायरिंग ओनली यूनिवर्सिटी ट्रेंड इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रेंड इंजीनियर्स को ही हम लोग हायर करते हैं, बस नॉन यूनिवर्सिटी वाले को हायर नहीं करते।
रिजर्विंग 30% सीट्स फॉर वुमेन, 30% के लिए हमने, है ना, वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर लिया, दायरा सेट कर लिया। गिविंग प्रमोशन आफ्टर द एज ऑफ 50, 50 के बाद ही प्रमोशन देंगे, 50 से पहले नहीं देंगे, दायरा हो गया। जहां पर भी दायरा आएगा बाल को, एग्जाम्पल इस आंसर इस पॉलिसी, सॉरी पॉलिसी आर द जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग द गाइड्स और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही आपको काम करना है, वो पॉलिसी होती है जो बताती है हमें। दे आर डिफाइंड एज द ब्रॉड पैरामीटर्स। सर स्ट्रेटेजी क्या है जी? एक ब्रॉड पैरामीटर सेट करती है, सॉरी पॉलिसी, जिसके अंदर मैनेजर को काम करना होता है। एग्जाम्पल हायरिंग यूनिवर्सिटी ट्रेन्ड इंजीनियर्स, एग्जाम्पल सेलिंग प्रोडक्ट ऑन कैश बेसिस ओनली। ये क्या है सर? दायरा सेट हो गया। वी डू नॉट सेल ऑन क्रेडिट, हम उधार नहीं बेचते हैं, दायरा सेट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोसीजर। सर प्रोसीजर क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, है ना जी, और आपको ये फ्लैग चाहिए, ये फ्लैग है गाइस, है ना, और ये फ्लैग आपको चाहिए, आप यहां पर खड़े हैं, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा सर? आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक रूटीन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और उन्हीं सीक्वेंशियल रूटीन स्टेप्स को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स को क्या बोलते हैं सर? सिस्टमैटिक स्टेप्स को क्या बोलते हैं सर? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर आर द रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है जी, ओके, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको अपन प्रोसीजर बोलते हैं। एग्जांपल, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए उसका फिजिकल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल, है ना, बहुत सारे राउंड्स होते हैं गाइस, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसीजर का मतलब क्या है जी? सर्टेन स्टेप्स, सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक रूटीन स्टेप्स, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। रूल क्या है जी? रूल होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। रूल क्या है जी? स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिस टाइप ऑफ प्लान से पता लगेगा, उस टाइप ऑफ प्लान को मेरे भाई हम लोग रूल बोलते हैं। स्पेसिफिक है, these are the specific statement that informs what is to be done, क्या करना है। a rule reflects a managerial decision that that a certain action must or must not be taken, कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है जी, वो किस तरह के प्लान से पता लगेगा मेरे भाई? रूल से पता लगेगा। एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इनसाइड द ऑफिस, ऑफिस के अंदर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। ये क्या है सर? ये रूल है। ठीक है जी, अच्छा, रूल सबसे ज्यादा रिजिड होता है, आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइस, व्हिच वन इज द मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ प्लान, दैट इज रूल। ठीक है जी, सिंपलेस्ट टाइप भी रूल ही है, नो स्मोकिंग, सिंपलेस्ट टाइप भी रूल ही है, और तोड़ने पे पनिशमेंट और पेनल्टी लगती है, वो भी रूल ही है। ठीक है, चलिए लास्ट वन इज गाइस मेथड, सॉरी सेकंड लास्ट वन इज मेथड। मेथड हमेशा बताएगा कि काम को कैसे करना है, वेज और मैनर, वेज और मैनर, स्टैंडर्डाइज्ड वेज और मैनर। किसी भी काम को करने के डिफरेंट वेज और मैनर, तरीके को क्या बोलते हैं सर? मेथड बोलते हैं। ठीक है जी, ओके, एग्जांपल, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ऑन द जॉब मेथड, काम पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऑफ द जॉब मेथड, काम से पहले ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग के 2 मेथड, ऐसे ही बाल को स्टडी के 2 मेथड, यूट्यूब पे या ऑफलाइन। पेमेंट के 2 मेथड, ऑनलाइन या कैश। तो मेथड्स मतलब जो ये बताएगा काम को कैसे कर सकते हो, ऐसे या वैसे, है ना, डिफरेंट वेज और मैनर, जो टाइप ऑफ प्लान आपको बताएगा, उस टाइप ऑफ प्लान को बाल को मेथड बोलते हैं। अब एक रह गया था गाइस प्रोग्राम, है ना। मान लेते हैं सर यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है, उस बच्चे की शादी का प्रोग्राम है, तो क्या उस बच्चे की शादी में बजट होगा? बजट तो होता ही सर। ऑब्जेक्टिव भी होगा, हाँ शादी अच्छे से हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी होता है। क्या स्ट्रेटेजी भी होगी? हाँ सर, उसके मामा की शादी हुई थी, मामा के लड़के की, तो उस मामा के लड़के की शादी से अच्छी शादी हमारी होनी चाहिए। सर होगा सर। क्या प्रोसीजर भी होगा? हाँ सर।
पहले असल घुड़चढ़ी होती है, फिर चढ़त होती है सर, फिर द्वार पूजा होती है सर, फिर वरमाला होती है सर, फिर खाना खाते हैं सर, फिर फेरे होते हैं सर, फिर विदाई होती है सर। प्रोसीजर तो होता ही है शादी में। क्या शादी में गाइस रूल भी होता है? हाँ सर, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, रूल भी होता है। क्या शादी में सर मेथड भी होता है? हाँ सर। वरमाला देखी होगी आपने बाल को, एक तो नॉर्मल हो जाती है नॉर्मल स्टेज पर, और वो देखा होगा तुमने घूमते घूमते, जो ऊपर चढ़ के जाओ वो स्टेज घूम रहा होता है ना, तो घूमते घूमते होती है भाई, तो वो भी होता है सर। तो काम को करने के डिफरेंट मेथड है ना। तो प्रोग्राम क्या है बाल को? प्रोग्राम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जिसमें बजट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर सब कुछ आता है। प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट, डिटेल्ड स्टेटमेंट which includes budget, policy, procedure, method, rule, budget, policy, procedure, method, rule, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन रिसोर्स भी आएगा मेरे भाई यहां पर, है ना, ह्यूमन भी तो लगेंगे ना, ह्यूमन रिसोर्सेस एटसेट्रा, जिसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होगा। उस डिटेल्ड प्लान को क्या बोलते हैं सर अपन? हाँ जी, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल, बिजनेस का एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। सर एक शॉपिंग मॉल की कंस्ट्रक्शन में बजट भी आएगा, पॉलिसी भी आएगी, प्रोसीजर भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, रूल भी होगा, मेथड भी होगा, स्ट्रेटेजी भी होगा, है ना, सारे टाइप्स ऑफ प्लान आएंगे बाल को। ये हो गया प्रोग्राम। डन है? डन है क्या? तो बाल को अगर डन है तो यहां पर हम बोलते हैं आपको थैंक यू, क्योंकि यहां पर गाइस हमारा चैप्टर बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज लिख के, एक एक लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करवा के, बच्चे बहुत सारे एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस उठा उठा के उनको अंडरलाइन करा करा के पढ़ाया मैंने चैप्टर गाइस। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ प्लान के सारे एग्जांपल्स हमने आपको कवर करवाए गाइस इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, होपफुली यू रियली एंजॉयड, होपफुली यू रियली लर्नड अ लॉट थ्रू दिस लेक्चर। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बाल को, नमस्कार।